ठीक है बच्चा. So first and foremost, the topic that I would be starting for today's class is first topic, that is Heisenberg's uncertainty principle. Heisenberg's uncertainty principle. क्या होता है, क्या कहता है, ध्यान से सुनिए अच्छे से बच्चे. हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको कहता है दैट कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एग्जैक्ट वेलोसिटी एंड एग्जैक्ट पोजीशन बता पाना विथ सर्टेनिटी साइमल्टेनियसली नॉट पॉसिबल. कहते हैं कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, आइदर एनी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, उसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी या एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट यू कैन से वेलोसिटी, टू थिंग्स बता पाना किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की साइमल्टेनियसली. साइमल्टेनियसली मतलब सेम पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे पोजीशन बता रहे हो उसी पॉइंट पे वेलोसिटी बता पाना किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अस. अगर एक चीज आप सर्टेनिटी से बताओगे तो देयर वुड बी हाई अनसर्टेनिटी इन द सेकेंड थिंग दैट वी वुड बी कैलकुलेटिंग, आइदर पोजीशन और वेलोसिटी. बट बोथ द थिंग्स they can be found out with certainty, it cannot be possible. We can never ever find out both the things with certainty simultaneously. ये हो ही नहीं सकता, ये possible ही नहीं है. That was being given to us by the Heisenberg's uncertainty principle. So it states that it is impossible to find out the exact position and exact velocity of a microscopic particle with certainty simultaneous. अगर बेटा एक चीज आप सर्टेनिटी से बताओगे तो देयर वुड बी हाई अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द अदर थिंग, और अगर अदर थिंग सर्टेनिटी से बताओगे तो देयर वुड बी हाई अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व विद द फर्स्ट थिंग. बोथ द थिंग्स कैन नॉट बी फाउंड आउट विद सर्टेनिटी. दैट वाज बीइंग गिवन टू अस बाय द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. सो क्या कहता है बच्चा फॉर्मूला? फॉर्मूला कहता है डेल्टा एक्स इनटू m delta v is greater than or equal to h by 4 pi. सर ये क्या है डेल्टा x डेल्टा v? बेटा डेल्टा है सर्टेनिटी, मतलब कि किसी अब पार्टिकल छोटा पार्टिकल है, अगर आप एग्जैक्ट पोजीशन बताना भी चाहोगे ना किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जो हम एक्यूरेसी दे रहे होंगे हो सकता है उससे जरा सा भी अगर वो डिविएट होएगा, सिंस इट्स अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, तो वो डेविएशन बहुत ज्यादा दिखेगा आपको. तो ये चीज उन्होंने जो बोली, दिस थिंग इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन. एंड बच्चे दिस थिंग इज द uncertainty in velocity, और h is Planck's constant. इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चे? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड. ये होती है हमारे पास h. तो बेटा हाँ जी,
बेटा क्यों नहीं निकल सकती? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अभी इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में मूव कर रहा था, उसने पोजीशन निकालने की कोशिश करी उस टाइम पे सेकेंड शेल में। अब जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो पोजीशन निकालने की कोशिश कर रहा है, उसी टाइम स्पैन में हो सकता है इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल से शेल में जंप कर जाए, या थर्ड शेल से फोर्थ शेल में जंप कर जाए, और वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन वुड बी चेंजिंग ओवर देयर। ऐसा थोड़ा ना एग्जैक्ट सेम वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन हर समय मूव करेगा, वेलोसिटी तो इंक्रीज बिल्कुल हो सकती है। तो दोनों चीजें एग्जैक्टली सेम जगह पे निकाल पाना हम पॉसिबल है ही नहीं, कर ही नहीं सकते। और निकालने की अगर कोशिश करी तो हमने देखा एक चीज बहुत सर्टेनिटी से निकली है, तो देयर वुड बी अ वेरी वेरी हाई अनसर्टेनिटी इन्वॉल्वड इन द अदर थिंग, चाहे वो पोजीशन हो चाहे वो वेलोसिटी हो। वन ऑफ द थिंग्स कैन बी फाउंड आउट विद सर्टेनिटी विद एक्यूरेसी, बट अदर वन वुड बी फाउंड आउट विद वेरी मच हाई अनसर्टेनिटी इन्वॉल्वड इन इट। सो ये दोनों चीजें क्या है बच्चा? ये तो कांस्टेंट है, h/4 तो कांस्टेंट है। अगर मैं लिखना चाहूं तो कैन आई से दैट सिंस दे आर कांस्टेंट, तो डेल्टा x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं बच्चा? बोलो जल्दी से बेटा, क्योंकि इस फॉर्मूले के लिए मैं ये भी तो लिख सकता हूं दैट डेल्टा x इंटू m डेल्टा v इज इक्वल टू h/4, हाँ या ना? क्योंकि इक्वल टू और ग्रेटर देन दोनों है फॉर्मुलेज में, तो आई एम यूजिंग इक्वल टू वाला पार्ट। तो बेटा ये इक्वल टू वाला पार्ट अगर मैं हटाता हूं और प्रोपोर्शनैलिटी आती है, तो कहना ऐसे दीज टू आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट थिंग। तो अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाऊंगा तो आई कैन राइट इट टू बी लाइक दिस, इज इक्वल टू h/4, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा दिया, इंटू 1/m डेल्टा भी, तो सेम फॉर्मूला ही तो बन गया ये अब। तो वी कैन से दैट डेल्टा x एंड डेल्टा v आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर बिकॉज मास कभी अनसर्टेन नहीं होएगा। मास की तो एग्जैक्ट वैल्यू होगी ना हर समय, मास में अनसर्टेनिटी कैसे आ जाएगी? There would be uncertainty in velocity, there would be uncertainty in position. तो m डेल्टा v को हम और क्या बोल सकते हैं? m into v क्या होता है? तो we can also write this formula as delta x into delta p is greater than or equal to h/4। किसी को कुछ क्लियर ना हुआ हो, कुछ ना हो, प्लीज फील फ्री टू आस्क। बिल्कुल नहीं सोचना पीछे, आज बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है। अगर इसमें कोई भी चीज ना पता लगे, बस एक ये पुरानी चीज थी, h कोई कांस्टेंट होता है बेटा विद द नेम ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू होती है 6.66 इंटू 10⁻34 जूल, और सब फ्रेश है। पक्का? Put it down fast so that we can start with the questions of it. हाँ जी शुभम जी बोलो, कोई डाउट है? पक्का? स्कूल्स ऑफ हो गए हैं? नहीं हुए? जा रहे हो अभी? आज भी बंद नहीं हुआ स्कूल है? चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। आ जाओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाओ। पेज नंबर बता दो मुझे एक बार। पेज नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 36, पेज नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 36। आओ क्वेश्चन नंबर 36। जगुन पढ़ बेटा 36 क्वेश्चन, सुनेंगे सब अच्छे से, क्या बोल रही है? पढ़ बच्चे। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं ना बच्चा? देखो जो जो क्वेश्चन में चीजें गिवन थी, आई हैव रिटन ऑल द थिंग्स ओवर हियर। बोल रहे हैं द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन इज 0.1 एंगस्ट्रॉम, बट वुड बी द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी डेल्टा वी निकालना है। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए, जिसका मास क्या होता है बच्चा? 9.1 इंटू 10⁻³ -31
kgs is the mass of an electron. ठीक है, फॉर्मूला यूज करते हैं. अब हमारे पास फॉर्मूले में ग्रेटर देन और इक्वल टू था, तो कभी भी जब आप क्वेश्चंस करोगे वी वुड ओनली बी यूजिंग द इक्वल टू साइन, वी वुड नॉट बी यूजिंग द ग्रेटर देन वन. So the formula comes out to be delta x into m delta v is equal to h by 4 pi. डेल्टा x क्या है बेटा? अब एंगस्ट्रॉम को चेंज कर लेते हैं. 0.1 into 10 raised to the power minus 10 meters. So 0.1 into 10 raised to the power minus 10 into mass 9.1 into 10 raised to the power minus 31 into डेल्टा V हमें निकालने के लिए बोला है, इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 34 बाय 4 इंटू 3.14. तो यहां से क्या निकालेंगे बच्चा हम? डेल्टा V विच वुड बी, इसको मैं ले लूं 10 रेज टू माइनस 11, दिस थिंग 10 रेज टू माइनस 11 और माइनस 31 इज माइनस 42. माइनस 11 माइनस 31 इज माइनस 42. डिवाइड कर लेते हैं. 6.63 पाई 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 34 ऊपर है और माइनस 42 नीचे हो गया बेटा. माइनस 42 ऊपर जाके प्लस 42 हो जाएगा. दैट वुड बी कमिंग आउट टू बी 8. डेल्टा वी वुड बी 6.63 by 4 into 3.14 into 9.1 into 10 raised to the power 8. जल्दी से डिवाइड कर दो क्या आती है वैल्यू, और इसको याद भी रख लेना. इस चीज को 4 into 3.14 बार बार यूज होएगा ये आपका जब भी आप इसका क्वेश्चन करोगे. $12.56 into 9.1 4 114 6.63 by 114.296. डिवाइड कर दो जल्दी से, क्या आ रही है वैल्यू फास्ट? दिस इज द डिवीजन 663 by 114,296. दिस थिंग 6630 by 114,296. Do it fast. कैसी बात कर रहा है यार शुभम? सिक्स 6630 बाय 114,296. ये तो डेसिमल्स में आएगी बेटा वैल्यू वैसे भी. 0.0 समथिंग. 0.0 ही आएगी. यही आ रहा है. हाँ है दिखा. 0.0579 0.0579 इंटू 10⁻8, जिसको हम लिख सकते हैं क्या? तो डेल्टा V इज 0.0579 इंटू 10⁻8 विच आई कैन राइट इट टू बी
5.79 into 10 raised to the power 6 meter per second. This is the value for delta V, change in velocity. ठीक है, पक्का? चलो जल्दी से मेरे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करने जा रहे हो. क्वेश्चन नंबर 37 सेम हाइजेनबर्ग्स का है. कहीं प्रॉब्लम हो आई वुड बी असिस्टिंग यू. गो फॉर इट फास्ट. पेज नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 37. गो फॉर इट फास्ट. तो द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज ओवर एंड डन विद. ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 37 था बेटा. एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसकी वजह से हमारे पास नेक्स्ट थ्योरी आई, दैट वाज द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया. दैट वाज द ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल. ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल. ये 9th में भी पढ़ा था, बोर्स एटॉमिक मॉडल. कोई भी ड्रॉबैक पता है क्या था बोर का? एनीथिंग, एक भी ड्रॉबैक? हाँ जी. बोर की सबसे बड़ी ड्रॉबैक और सबसे मेजर ड्रॉबैक दैट की बोर इज ओनली एंड ओनली बी एप्लीकेबल फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम. जिसमें भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसी के लिए बोर को आप इंप्लीमेंट कर सकते हो. हर किसी के लिए बोर को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते. लाइक फॉर एग्जाम्पल वी कैन इंप्लीमेंट द बोर फॉर हाइड्रोजन, फॉर He+, फॉर Li2+, फॉर Be3+. इन सब के लिए आप बोर को इंप्लीमेंट कर सकते हो, बोर्स एटॉमिक मॉडल को. क्यों? बिकॉज दिस इज बीइंग एप्लीकेबल ओनली फॉर द वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम. तो सबसे बड़ी ड्रॉबैक दैट इट फेल्स फर्दर. वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बाद अगर कुछ भी आएगा तो इट फेल्स, इट डज नॉट टॉक अबाउट दैट. सो इट इज ओनली एप्लीकेबल हाँ जी बेटा, फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम. वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही एप्लीकेबल है और किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है. हाँ बेटा बोल. क्वांटम ने तो कुछ सिखाया ही नहीं वैसा. अभी आप क्वांटम तो पढ़ा ही नहीं था, आपने पढ़ा था बोर तक. लास्ट थ्योरी दैट वाज देयर वाज द बोर्स थ्योरी. हाँ, ये हमें सिखा रखा था दैट की एक शेल में अगर इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालने हैं तो द फॉर्मूला इज, ये आपने सीखा है. ये जो आती है चीज ये क्वांटम थ्योरी से ही आती है. बट आपको उस टाइम तक क्वांटम थ्योरी के बारे में तो पता ही नहीं था. और बोहर ने जो भी सारी बातें बोली, चाहे वो एनर्जी बोली, चाहे वो उसने रेडियस निकालने के लिए बोला, कोई भी चीज आपको बोली तो वो खाली इन एलिमेंट के लिए बोली या इन्हीं आयंस के लिए बोली और किसी बिल्कुल भी नहीं था. शेल का नंबर क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब क्वांटम बताते हैं हम. चले आगे. सेकंड. हाँ समर बोल बेटा, कुछ और भी बोल रहा था. एक ही ड्रॉबैक थे. हाँ जी. बेटा निकाल तो हम किसी का भी सकते हैं रेडियस, बट बोर एप्लीकेबल ही है खाली एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए. सेकंड शेल में एक ऐसे मतलब नहीं है. ऐसे तो फिर हम अगर मैं बोलूं कि Li+ के लिए निकाल रहे हैं, Li2+ के लिए, जिसमें आपके पास वैसे जनरली क्या होता है 2,1 लिथियम, 1 ही होता है ना, तो Li के लिए भी निकल जाना चाहिए. आउटर मोस्ट शेल में तो एक ही है. ऐसे सोडियम के लिए भी निकल जाना चाहिए 2,8,1, आउटर मोस्ट में तो एक ही है. पोटेशियम के लिए भी कैलकुलेट हो जाना चाहिए 2,8,8,1, आउटर मोस्ट. बोहर्स इज ओनली एप्लीकेबल फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम. ये नहीं कि आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, नहीं. इट इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम. एटम में होना ही एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तभी बोर बात कर सकता है, अदरवाइज बोर बात नहीं कर सकता. पक्का. अब बोर ने और क्या चीज, अब बोर ने हम लोगों को शेल्स के बारे में बताया था. मतलब ये रहा न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के अराउंड ये रहा फर्स्ट शेल, ये रहा सेकंड शेल, ये रहा थर्ड शेल,
घेरा फोर्स शेल लाइक दिस। ये बताया था बोहर ने हम लोगों को दैट की एटम में न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन द वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ्स। जिन वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ्स को उसने क्या नाम दिया था? शेल्स और ऑर्बिट्स का नाम दिया था। हम बच्चा जब हम किसी भी एटम को स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स में देखा, मतलब रिफाइंड माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स में जब हमने देखा, तो हमने देखा इन शेल्स के बीच में ऑल्सो देयर वर सम फाइन लाइंस। कुछ ऐसी फाइन लाइंस थी यहाँ पे जो बोहर को तो पता ही नहीं था। व्हाई दीज फाइन लाइंस? बोहर से पूछा गया, आपने तो इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं, बट एटम के अंदर तो कुछ और फाइन लाइंस भी हमको दिख रही हैं अगर हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स पे उसको चेक कर रहे हैं। बोहर वाज क्लूलेस अबाउट। शेल के बाद और भी चीज बोलते हैं सबशेल्स, बोलते हैं ऑर्बिटल्स। ये फाइन लाइंस आर बिकॉज ऑफ द सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स। बोहर ने बस एक चीज बोली थी, इलेक्ट्रॉन का शेल होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल इफ समवन फ्रॉम अब्रॉड इज कमिंग टू फाइंड यू, आपका दोस्त कोई आ रहा है एंड ही इज नोज दैट यू स्टे इन इंडिया, क्या वो आपको ढूंढ सकता है खाली इंडिया जानने पे? और भी तो पोजीशंस पता होनी चाहिए कि आप कहाँ रहते हो और लोकेशंस। बोहर ने यही काम किया था। बोहर ने बस शेल बता दिया कि इस शेल में इलेक्ट्रॉन होगा, कहां पे इलेक्ट्रॉन होगा, उसका सबशेल क्या होगा, उसका ऑर्बिटल क्या होगा, वो क्लॉकवाइज घूम रहा होगा या वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, वो बोहर को पता ही नहीं था। और ये सब चीजें हमें कहां पता लगी? जब हमने स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स में किसी एटम को चेक किया, तो वी सॉ दैट देयर वर सम फाइन लाइंस बीइंग ऑब्जर्व्ड बिटवीन द शेल्स एंड दैट फाइन लाइंस आर बेसिकली ऑफ द सबशेल्स एंड द ऑर्बिटल, जो हमें बाद में क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशंस ने बताया कि ये फाइन लाइंस कुछ नहीं है, दीज आर बेसिकली द सबशेल्स और द ऑर्बिटल्स। शेल के अंदर मल्टीपल सबशेल्स हो सकते हैं, बहुत सारे सबशेल्स हो सकते हैं। इंडिया के अंदर बहुत सारी सिटीज हैं, अब उस पर्टिकुलर सिटी में भी बहुत सारे क्या हैं? पर्टिकुलर डिविजन्स हैं। तो ऐसे ही सबशेल्स में भी बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन इवेंचुअली रिसाइड्स, रहता जो है इलेक्ट्रॉन, घूमता जो है इलेक्ट्रॉन, वो कहां घूमता है? ऑर्बिटल। आज तक हम जानते हैं शेल्स होते हैं, बट शेल्स के बाद देयर आर सबशेल्स, सबशेल्स के बाद देयर आर ऑर्बिटल्स, एंड इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली रिवॉल्व or stays in the orbitals. So these fine lines are because of the subshells and the orbitals. Second drawback, that when an atom was being the spectroscopic techniques, then there were some fine lines being observed which Bohr was clueless about. He doesn't know that why these fine lines are. यहाँ के थर्ड ड्रॉबैक बच्चा, थर्ड ड्रॉबैक में भी यही सेम चीज कही गई दैट कि किसी भी एटम को जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा या मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी वो स्प्लिट हो गई, मतलब 1 और 2 के बीच में और बहुत सारी डिविजन्स मिल गई हमें, 3 और 4 के बीच में और बहुत सारी डिविजन्स मिल गई हमें, एंड दैट डिविजन्स वर बिकॉज ऑफ द सबशेल्स एंड द ऑर्बिटल्स दैट बोर वाज नॉट नोन अबाउट। इन जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में लाइन स्प्लिट होती हैं, तो उस स्प्लिटिंग के इफेक्ट को हम नाम देते हैं स्टार्क इफेक्ट एंड ज़ीमैन इफेक्ट। ये आपसे एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वी शुड बी क्लियर अबाउट वन इफेक्ट वी कॉल इट टू बी द स्टार्क इफेक्ट, अनदर इफेक्ट वी कॉल इट टू बी द ज़ीमैन इफेक्ट। आपके नोट्स में क्लियरली मेंशन्ड है, पॉइंट नंबर 3 ड्रॉबैक्स का, वहां पे मेंशन्ड है स्टार्क इफेक्ट एंड ज़ीमैन इफेक्ट, बोथ ऑफ देम। क्लियर है बात? फोर्थ ड्रॉबैक बच्चा, यार हमें तो बोर ने एग्जैक्ट वेलोसिटी और एग्जैक्ट पोजीशन दोनों दे दी थी, सर कैसे? ये बताया था बोर ने कभी क्या हमको कुछ ऐसा बोला था बोर ने दैट कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में रिवॉल्व नहीं कर सकता, दे कैन ओनली रिवॉल्व इन दोज शेल्स वेयर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। मतलब इसकी वैल्यू बच्चा अगर h/2π के इक्वल आती है
या उसके इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल आती है, तभी हम कहेंगे दैट इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन दैट पर्टिकुलर शेल, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिवॉल्व। यही बोला था बोर ने। इसका मतलब तो यह है कि बोर को एग्जैक्ट वेलोसिटी भी पता थी, और एग्जैक्ट क्या हाइजेनबर्ग्स के अकॉर्डिंग ऐसा पॉसिबल हो सकता है किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एग्जैक्ट वेलोसिटी और एग्जैक्ट रेडियस या पोजीशन क्या साइमल्टेनियसली पता हो सकती है? तो द बोर वाज इन कॉन्ट्रडिक्शन विद द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वो जो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोल रहा था और जो बोर ने बातें बोली थी, देवर कॉन्ट्रडिक्टिंग विद वन। लास्ट बात बच्चा, बोर ने हर जगह वेव लाइक प्रॉपर्टीज को नेग्लेक्ट करके चला कि इलेक्ट्रॉन की वेव लाइक प्रॉपर्टीज जैसे होती ही नहीं है, डिस्कशन ही नहीं करी, उसने बोला ही नहीं कुछ भी। बट डॉगलीज ने क्या बोला था? दैट इलेक्ट्रॉन की दो नेचर होते हैं, क्या? वेव लाइक प्रॉपर्टीज, वेव करेक्टर होता है, और दूसरा पार्टिकल करेक्टर होता है। तो द बोर वॉज अगेन इन कॉन्ट्रडिक्शन विद द डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। Bohr's atomic model was in contradiction with de Broglie's hypothesis. दो कॉन्ट्रडिक्शन निकल गई, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल था, सबशेल्स और बाइटल्स की बात नहीं करी। दैट्स व्हाई बोर एटॉमिक मॉडल ड्रॉबैक्स की वजह से वी हैव टू मूव फर्दर टू द अनदर मॉडल। मैं ये नहीं कहूंगा गलत हो गया, क्योंकि इसने बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो आपका क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन में भी, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में भी हम यूज करते हैं। बट हर मॉडल की कुछ ना कुछ तो क्या कोई और स्टडी करेगा अगर उस मॉडल को, तो ही कैन फाइंड आउट सम और द अदर डिफरेंट पॉइंट्स इन दैट। तो वो जो चीज नहीं बता पाया वो ये सारी बातें थी जो किसने देखी? दैट इज क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दैट वाज बीइंग गिवन बाय अर्विन स्क्रॉडिंजर, उसने सबको एड्रेस करने का काम। अगेन आई एम रिपीटिंग द 5 ड्रॉबैक्स, मेरे साथ साथ एक बार अच्छे से सुनोगे फिर से। पहली ड्रॉबैक दैट इट वाज ओनली बीइंग एप्लीकेबल फॉर द वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम लाइक हाइड्रोजन, He+, Li2+, Be3+, etc. Second drawback, that when seen under the ultra microscopic techniques, that is spectroscopic techniques, there were some fine lines being observed, और वो fine lines Bohr was not known about that particular fine lines कि ये fine lines क्यों हैं। When atom was being kept in the electric field and magnetic field, there were splitting of spectral lines given the name of Zeeman effect and Stark effect. Bohr was in contradiction with the Heisenberg's uncertainty principle. Bohr was in contradiction with the de Broglie hypothesis. Am I पक्का? बेटा जब बोर ने आपको थ्योरी पूरी दे दी थी, तो बोर की थ्योरी के बाद हाइजेनबर्ग्स की थ्योरी आई थी। जब बेटा ऐसा नहीं होता कि थोड़े टाइम बाद और बहुत टाइम बाद, बात सारी ये होती है दैट कि कोई भी थ्योरी आपकी आई, कोई भी थ्योरी अगर आ रही है तो दैट शुड बी एप्लीकेबल फॉर ऑल द एलिमेंट्स, फॉर ऑल द स्पीशीज। बोर बहुत सारे के लिए एप्लीकेबल हो रहा था, जगह नहीं हो। जब हर जगह नहीं होता तो वी टेक इट एज अ ड्रॉबैक, और जो हाइजेनबर्ग ने दिया वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो रही थी हर जगह, तो हाइजेनबर्ग ठीक हो गया, बोर वॉज इन दैट केस। तो जब तक बोर से आगे कोई नहीं आया था तब तक बोर तो राजा था, जो बोर ने बात बोली है वो पत्थर की लकीर हो। बट बोर के बाद अगर कोई आया तो उसकी बातें भी जब देखी गई, जब एग्जामिन की गई, तो देखो वो भी तो ठीक बात बोल रहा है। तो देयर वर सम और द अदर प्रॉब्लम्स इन द बोर्स मॉडल, तो दैट बिकेम द ड्रॉबैक्स ऑफ बोर। हाँ बेटा पढ़ो, पढ़ो ना, पढ़ के बताओ।
मेरे बच्चा, मेरे को तो पता ही है, मैं बोल रहा हूँ पढ़ के बता। फील्ड, उन्होंने बोला दैट कि कोई भी एक एटम, मतलब मान लो यही था, ये न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल। जब इसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा इस एटम को, या मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो हमने देखा इसके बीच में स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो स्प्लिट हो रही थी, कुछ और लाइंस भी आपको मिल रही थी इन बिटवीन, एंड दैट लाइंस वर ऑफ द सबशेल्स और द ऑर्बिटल, जो बोर को पता ही नहीं। पक्का? थर्ड और सेकंड दोनों ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग है, बस थर्ड में बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे ऐसा, और सेकंड में हम लोगों ने उसको स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स में देखा था। हाँ जी, ना उसको पता था ऐसा, बट वो उसको प्रूव नहीं कर पा रहा था कि वो उसके पास वेव लाइक प्रॉपर्टीज। जानबूझ के क्यों? जानबूझ के करता तो उसको तो पता था कि कल कल ना कल, आज ना तो कल मेरी ड्रॉबैक आएगी आएगी है, तो फिर मेरा काम करने का फायदा क्या होगा? जानबूझ के। अब अच्छे से, ध्यान से, बहुत क्लियरली सुनो, क्योंकि अब की जो चीज है, ये 11th पूरी, 12th पूरी, एग्जैक्टली यही सेम चीज यूज, और अब पीछे से एक इतना सा भी रिलेशन ऑल्सो, पीछे से कोई रिलेशन नहीं, आज से बिल्कुल फ्रेश चीज है, इससे कोई पीछे का रिलेशन रहेगा ही नहीं, अब बिल्कुल नई चीजें सीखनी। तो जो भी बोहर्स की ड्रॉबैक्स आई सारी, इसके बेसिस पे एक साइंटिस्ट आया विद द नेम ऑफ Erwin Schrödinger, who gave us the Erwin Schrödinger, who gave us the quantum mechanical model of an atom. थोड़ी देर पहले ही बात कर रहा था, लेट्स से फॉर एग्जांपल समवन फ्रॉम आउटसाइड केम टू एंड ही नोज दैट यू स्टे इन इंडिया। क्या वो ढूंढ सकता है आपको इंडिया? क्या इंडिया में एक ही नाम का एक बंदा ही रहता है? आप अपने घर का अगर एड्रेस लिखते हो, क्या एड्रेस लिखते हो? क्या ये लिखते हो यू स्टे इन इंडिया, खाली ये लिख देते हो हो जाता है काम? नहीं ना, एड्रेस बताते हो। हमारा क्या एड्रेस लिखते हैं बेटा, पूरा स्पेसिफिक, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पर पोस्टल एड्रेस हमें लिखना है अगर, तो व्हाट वी राइट, फुल एड्रेस, एवरीथिंग एवरीथिंग, पूरा एड्रेस। एड्रेस क्या लिखते हैं? पूरा एग्जैक्ट एड्रेस, हाउस नंबर। हाँ, वही पूछ रहा हूँ, आप ही से पूछ। W15 सैनिक फार्म्स लिख दिया, किसी को पता लग जाएगा? वो तो W15 ही हो गया ना। अच्छा, वो लेन है। अच्छा, उसके बाद हाउस नंबर लिखते हो, फिर इंडिया, न्यू दिल्ली 1100 समथिंग एंड इंडिया, राइट दैट। मेरे ख्याल से हम क्या लिखते हैं, जैसे इस बच्ची ने बोला वही सेम चीज मैं बोलता हूँ। फर्स्ट यू राइट द हाउस नंबर, किस हाउस नंबर पे रहते हो। सेकेंड यू राइट फॉर एग्जाम्पल द गेट नंबर, द गेट नंबर 2, और द लेन नंबर 5, लेन नंबर 10, लेन नंबर दिस। thirdly you write that अगर वो नियर बाय लोकेशन और कोई भी है उसकी, तो वो नियर बाय लोकेशन लिखते हो। fourthly you write न्यू दिल्ली 110065, एंड फिफ्थली वी कैन ऑल्सो राइट द थिंग दैट इंडिया। यही सारी चीजें। अब बेटा इलेक्ट्रॉन 4 एड्रेसेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन हैव 4 डिफरेंट एड्रेसेस, जो बोहर ने हम लोगों को कभी भी नहीं बताए थे। क्या एड्रेस होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के बेटा? इलेक्ट्रॉन का एड्रेस होता है सबसे पहले shell to which an electron belongs. Second is the subshell to which an electron belongs. Third is the orbital of an electron.
and fourth is the spin of an। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन की ये चारों चीजें पता हैं, इसका मतलब है वी नो ऑल द 4 एड्रेसेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अगर ये चारों चीजें इलेक्ट्रॉन की नहीं पता, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस नहीं। और ये बताने का काम, ये सिखाने का काम हमको किसने किया? अरविंद स्क्रॉडिंजर। हाँ जी, सब में कनेक्शन होता है, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड। अगर मुझे शेल पता है तो आई कैन, यू कैन से टेक गिव द एजम्पशन फॉर द ऑर्बिटल और सब शेल और द स्पिन। एजम्पशन, एग्जैक्ट नहीं बोल सकता, एजम्पशन दे सकते हो, बट ऑल आर इंटर रिलेटेड टू वन अनदर। सब चीज, सब आऊंगा, आराम आराम से चलेंगे। अभी तो बस ये बोला कि होता क्या है, क्या चीजें। तो ये 4 एड्रेसेस होते हैं इलेक्ट्रॉन के, जो हमको अरविंद स्क्रॉडिंजर ने सिखाए। अब सबसे बड़ी ड्रॉबैक जो बोर की आई थी, वो ये ड्रॉबैक आई थी बोर की, कि बोर ने द वेव लाइक प्रॉपर्टीज को नेग्लेक्ट करके चला था बोर, पहली चीज। और बोर ने हाइजेनबर्ग्स के वो अगेंस्ट था, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन। तो अरविंद स्क्रॉडिंजर ने बोला कि किसी भी एक एटम की अगर बात बोलूं तो हर एटम का एक साई वैल्यू एग्जिस्ट करती है। एवरी एटम इज हैविंग अ पर्टिकुलर साई वैल्यू, इसको साई का नाम देते हैं, विच वी कॉल इट टू बी द वेव फंक्शन। तो उसने सबसे पहली बात ये बोली दैट एवरी एटम इज हैविंग विद अ पर्टिकुलर wave function value, particular psi value, and that is different for all the electrons। हर इलेक्ट्रॉन की ये psi value अलग होती। इस psi value का मतलब क्लियर कट है that every electron is associated with the wave like properties। हर इलेक्ट्रॉन के पास वेव लाइक प्रॉपर्टीज होती हैं बिकॉज ऑफ दिस psi value that is there, जो कि बोहर ने नेग्लेक्ट करी थी। बोहर ने कॉन्ट्रडिक्शन में था डी ब्रॉगली। सर साई का क्या है? साई बेसिकली किसी भी इलेक्ट्रॉन की मेमोरी होती है। का मतलब ये इलेक्ट्रॉन चारों की चारों इंफॉर्मेशन स्टोर करने का काम करता है। इन चारों इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉन के शेल में प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन के सब शेल में प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन का क्या ऑर्बिटल नंबर है, और इलेक्ट्रॉन के स्पिन से घूम रहा है। वो चारों चीजों को स्टोर करने का काम कौन करता है बच्चा? दिस साई। सो वी कॉल दिस टू बी द memory of an electron, which stores all the 4 informations about the electron, and every electron is having with a different psi। और एक साथ ही साथ एक ऑर्बिटल की, ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल होता है इवेंचुअली मिलता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन रहता है। आप फॉर एग्जांपल अपना हाउस नंबर लिखते हो, उस हाउस नंबर में भी इट कुड बी पॉसिबल दैट यू आर स्टेइंग इन सेकंड फ्लोर। हाउस नंबर में भी ऐसा हो सकता है ना, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, यू स्टे इन सेकंड फ्लोर। तो आपका जो ऑर्बिटल होएगा दैट वुड बी द, you would be found on the second floor, you would not be found anywhere in the that particular house number, your location is the second floor। तो बोलता है जो इलेक्ट्रॉन इवेंचुअली जहां पे मिलने वाला है, जहां पे रहने वाला है, वो क्या है? ऑर्बिटल वैल्यू है। और हर ऑर्बिटल को हम ऐसे एक बॉक्स की फॉर्म में दिखाते हैं, एंड एवरी ऑर्बिटल कैन मैक्सिमम अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन। हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एट मैक्स हो सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इन अ पर्टिकुलर रूम 2 पर्सन्स कैन स्टे। होटल रूम का स्पेसिफिकेशन होता है दैट 2 पर्सन कैन स्टे इन दैट। 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। हाँ, 2 से कम रहना चाहे चलेगा, 1 रह सकता है। वेकेट रहे चलेगा, बट 2 से ज्यादा पर्सन्स नहीं रह सकते। सिमिलरली किसी भी एक ऑर्बिटल में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो पाना पर एवर बी पॉसिबल। एट मैक्स हो सकता है कोई भी इलेक्ट्रॉन ना हो, खाली हो सकता है ऑर्बिटल। हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन हो, हाफ फिल्ड हो सकता है ऑर्बिटल। हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन हो, फुली फिल्ड हो सकता है ऑर्बिटल। बट 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, वो कभी भी कैन नेवर एवर बी पॉसिबल। पॉसिबल ही नहीं है, हम सोच ही नहीं सकते इस बात को कि किसी भी एटम में 2 से ज्यादा, ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो बोलता है हर एक ऑर्बिटल की भी
एक स्पेसिफिक साई वैल्यू होती है, वेव फंक्शन वैल्यू होती है. एवरी ऑर्बिटल इज ऑल्सो बीइंग एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक वेव फंक्शन वैल्यू. और बोलते हैं जिस इलेक्ट्रॉन की वेव फंक्शन वैल्यू मैचेस विद द ऑर्बिटल वेव फंक्शन वैल्यू, we say that that particular electron stays in that particular orbital. मतलब इसकी साई वैल्यू कुछ भी हो, हमें साई वैल्यू कैलकुलेट करना नहीं सीखना, हमें साई वैल्यू से कोई ये चीजें डिराइव नहीं करनी, कुछ नहीं करना. आपको बस समझाने के लिए कि साई वैल्यू होती क्या चीज है. इसकी कुछ भी साई वैल्यू है, कोई भी नंबर है, अगर इसकी साई वैल्यू इलेक्ट्रॉन की साई वैल्यू से मैच करेगी, मतलब वो इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में रिसाइड करता है, वो उसका एड्रेस है, वहां पे वो रहता है, वहां पे वो मिलने वाला है इलेक्ट्रॉन, जब भी दोनों की साई वैल्यूज मैच करती है. एवरी ऑर्बिटल इज हैविंग विद अ पर्टिकुलर साई वैल्यू, एवरी इलेक्ट्रॉन इज हैविंग विद अ पर्टिकुलर साई. में एनीथिंग. हाँ जी, चले आगे. तो जो डी ब्रॉगलीज वाली कॉन्ट्रडिक्शन थी, अब सेकंड कॉन्ट्रडिक्शन जो मेन एक और कॉन्ट्रडिक्शन थी वो क्या थी बच्चा? बर्ग्स की कॉन्ट्रडिक्शन ने कहा था दैट कि आप कभी भी किसी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट वेलोसिटी और एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते. तो अरविंद स्क्रॉडिंजर ने बोला आप कभी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन बता ही नहीं सकते, आप वेलोसिटी बता पाओ ना बता पाओ, बट पोजीशन तो आप कभी नहीं बता सकते इलेक्ट्रॉन की. उसने बोला आप एक पर्टिकुलर रीजन एलोकेट कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी यहां पे मिलने की मैक्सिमम है. भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही मिलेगा. यहां पे मैं फिर बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी यहां पे मिलने की है 90 to 95% प्रोबेबिलिटी दैट इलेक्ट्रॉन कुड बी फाउंड इन दिस पर्टिकुलर रीजन. हो सकता है यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, कहीं पर भी, बट दैट इज एट मैक्स 90 to 95%. उससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन मिलेगा. यहां पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वो. बस इलेक्ट्रॉन यहां भी मिल सकता है, 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 कहीं भी मिल सकता है. बट यहां पे इन सब जगहों पे मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5 to 10%. मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है एक पर्टिकुलर रीजन में मिलेगा, एंड दैट रीजन इज बीइंग फाउंड आउट फ्रॉम द formula that is probability density, which has the formula mod of psi square. There is a thing which we call it to be probability density. तो जिस रीजन में probability density maximum आती है, we say that वहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की probability maximum हो गई. उसके बाहर भी मिल सकता है, बट उसके बाहर probability कम. की बता ही नहीं सकते. आप कुछ भी कर लो, मैं एक रीजन एलोकेट कर दूंगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, बट फाइनली वो वहीं मिलेगा, एंड दैट प्रोबेबिलिटी इज फाउंड आउट फ्रॉम द थिंग दैट वी कॉल इट टू द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिनोटेड बाय मॉड ऑफ आई. गॉट इट? पक्का क्लियर है इतनी बात? कोई डाउट किसी को? ठीक है. ऐसा होता क्यों है? क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन इतना माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, और उसके पास इतनी, जैसे मान लो अभी भी इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके अराउंड घूम रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन को इतनी माइन्यूट सी एनर्जी चाहिए होती है दैट इज इजीली अवेलेबल एट द रूम टेम्परेचर ऑल्सो. वो एनर्जी लेके अभी जहां पे प्रेजेंट है, हो सकता है वो दूसरी पोजीशन पे चला जाए में. तो आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते इलेक्ट्रॉन यही मिलेगा ही मिलेगा. We can only tell the assumption that electron may be found in this region with a maximum probability, because it's a very very microscopic particle and it requires a very small amount of energy to jump from a particular position to another.
बेटा अगर सरफेस पे रहता है, अगर उसने सरफेस में से ही एटमॉस्फेयर में से एनर्जी एब्जॉर्ब करी, जो कि वो कर सकता है, तब तो वो इजिली सरफेस पे आया, और जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप उसको लोकेट करने की कोशिश करोगे, हो सकता है एनर्जी लेके वो चला गया हो वहां से, क्वाइट पॉसिबल। पक्का से वो बच्चा किसी भी एक ऑर्बिटल में जब आप इलेक्ट्रॉन दिखाते हो तो वी शो इट लाइक दिस। वो इलेक्ट्रॉन्स हम कुछ ऐसे दिखाते हैं बच्चा। वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन वुड बी शोन बाय एन अपवर्ड एरो एंड द अनदर इलेक्ट्रॉन वुड बी बाय अ डाउनवर्ड एरो, रिप्रेजेंटिंग दैट एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। अपवर्ड एरो का मतलब होता है दैट इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। डाउनवर्ड एरो का मतलब होता है दैट इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दोनों के दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन के इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते एक ऑर्बिटल में, और दोनों के दोनों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते एक ऑर्बिटल। हर समय कभी भी इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिटल में फिल होएगा तो पहले वो क्लॉकवाइज वाला फिल होएगा, सेकंड जो फिल होएगा वो एंटी क्लॉकवाइज वाला। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता पहला एंटी क्लॉकवाइज हो जाए और दूसरा क्लॉकवाइज हो जाए, कैन नेवर। और बोलो। बिल्कुल बिल्कुल होगा, बट वो इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स जनरेट नहीं होता, दैट्स व्हाई दे कैन रिवॉल्व इजी। तो भी स्पीड ज़्यादा है बट आपके पास मास क्या है, नेग्लिजिबल मास के होते हैं, दैट्स व्हाई मोमेंटम तो बहुत कम होगा ना इन दैट केस। बात समझ क्या यूज़ किया जाता है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, जंप करके इट कैन मूव हियर आल्सो। डिफरेंट शेल्स में करता है ना बच्चा, ऐसा थोड़ा ना कहीं पर मूव करेगा। किसी भी एटम के अंदर डिफरेंट शेल्स हैं, एक शेल से दूसरे शेल पे ही वुड जंप बाय एक्वायरिंग द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी। मूव तो ऐसे कर रहे थे ये, अब अगर यहां से उन्होंने कुछ एनर्जी एब्जॉर्व करी तो वो यहां से इधर जाएंगे, अब वो ऐसे मूव करेंगे फिर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज जहां पे, बट मूव तो जंप तो करेंगे ना, इधर से उधर उधर से उधर कहीं पर भी जाएंगे तो जंप तो करेंगे। ठीक है। हाँ मेरे बेटा बोला। बताऊंगा बिल्कुल आगे जब हम इसकी पर्टिकुलर डिस्कशन करेंगे। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आता है हमारे पास आगे, बिल्कुल समझाऊंगा दोनों सेम डायरेक्शन में क्यों नहीं, दोनों अपोजिट में ही क्यों रिवॉल्व करते हैं, बिल्कुल इतनी समझ गए। अब एड्रेस होता है, दैट एड्रेस इज बेसिकली बीइंग गिवन द नेम ऑफ क्वांटम नंबर्स। जो आपने चार एड्रेसेस लिखे ना बेटा इलेक्ट्रॉन के, shell number, subshell number, orbital number, spin, they are basically the four quantum numbers of an electron given with the name of, first is principal quantum number given by n, second is azimuthal quantum number or subsidiary quantum number given by L, third is magnetic quantum number given by M subscript में L, and last is
given by m s s in the subscript. These are the 4 different addresses of an electron given the name of 4 different quantum numbers of an electron. Principal quantum number, subsidiary or azimuthal quantum number, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर. अगर ये चारों क्वांटम नंबर्स हमको पता हैं तो ही हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन, मतलब एग्जैक्ट पोजीशन नहीं, उसकी लोकेशन बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है. क्योंकि यहाँ पे तो अनसर्टेनिटी आएगी आएगी, दैट इज ऑर्बिटल में. ऑर्बिटल एक लोकेशन होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल सकता है. आप शेल एग्जैक्ट बता सकते हो किस शेल में है, आप सबशेल एग्जैक्ट बता दोगे किस सबशेल में है, बट जब आप ऑर्बिटल बताओगे तो ऑर्बिटल इज अ ब्रॉड रीजन. उस रीजन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ये बताते हैं. हम एग्जैक्ट नहीं बताते कि उस रीजन के अंदर मिलेगा ही मिलेगा. ओवरव्यूज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का, बिकॉज यहीं से मुझे पिकअप करनी है. जो बेसिक पार्ट था, जो स्मॉल स्मॉल बिट्स मुझे बताने थे उसके, वो सब बता दिया. अब मुझे इन चारों क्वांटम नंबर पे आपसे डिस्कशन करनी है और इसके बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखना. अगर इसमें कोई डाउट है, स्पिन मतलब किस डायरेक्शन का, क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉक, तो स्पिन से बोल. क्लॉकवाइज स्पिन और एंटी क्लॉक, मूवमेंट की डायरेक्शन उसकी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक, दैट इज स्पिन. अगर बेटा एक इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे जंप करेगा तो हाँ वो चेंज कर सकता है, बट अपने ही ऑर्बिटल में वो चेंज नहीं कर सकता अपना स्पिन. ऐसा नहीं कि अभी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो 5 मिनट बाद एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग जाए, वो नहीं. हाँ ऑफकोर्स सी बात है, अगर एक इलेक्ट्रॉन अभी फर्स्ट शेल में है और वो फर्स्ट शेल से फोर्थ शेल में जंप करेगा तो उसका एड्रेस चेंज होगा. एड्रेस आप जनरली किसी भी एटम का ग्राउंड स्टेट में बता रहे हो तो वो कभी चेंज नहीं होगा, बट अगर वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट कर रहा है तो कहीं जंप करेगा ना, और जब जंप करेगा तो इवेंचुअली उसका एड्रेस चेंज. ये बात है. बिल्कुल, क्यों, एड्रेस ही तो है, साई तो मेमोरी है इलेक्ट्रॉन की, और वो उस मेमोरी में चारों क्वांटम नंबर्स स्टोर होते हैं. तो जब इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर डिफरेंट शेल में चला गया तो उसकी शेल चेंज हो गया, सब शेल चेंज हो गया, तो साई वैल्यू भी. So in the next class I would be picking it from here only. इससे ही आगे प्रोसीड करेंगे, और नेक्स्ट क्लास वुड बी वेरी 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 वेरी, जितनी वेरी बोल लो उतनी इंपॉर्टेंट क्लास. डोंट ट्राई टू मिस दैट क्लास, बिकॉज अगर वो मिस हो गई तो आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली. ठीक है, चलो लेट्स मीट ऑन फ्राइडे नाउ, सेम टाइम 4 o'clock. ओके, थैंक यू.